अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं जमाल अब्बासी और आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है ट्रूमन डॉक्ट्राइन एंड मार्शल प्लान। कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ट्रूमन डॉक्ट्राइन क्या है, मार्शल प्लान क्या है, ये दोनों कब अप्लाई हुए, ट्रूमन डॉक्ट्राइन और मार्शल प्लान, और इसको अप्लाई करने के बाद क्या ऐसा हुआ, कॉजेस क्या थे इसके, इन चीज़ों को डिटेल से आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अगर ट्रूमन डॉक्ट्राइन एंड मार्शल प्लान को देखा जाए तो पहले वर्डली इसके मीनिंग को समझना ज़रूरी है। ट्रूमन जो थे वो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, और इन्होंने एक डॉक्ट्राइन अप्लाई की थी कांग्रेस में जिसको ट्रूमन डॉक्ट्राइन कहा गया। और मार्शल प्लान ये था, ये एक फाइनेंशियल एड प्रोग्राम था जिसमें एक एड दी गई थी। ये एक प्लान था एड देने का जिसका मकसद क्या था, जिसको हम आगे समझेंगे। अब ये जो एड दी गई थी ये कितनी थी, $13 मिलियन एड दी गई थी। अब जो इन सब चीज़ों का मकसद था ट्रूमन डॉक्ट्राइन और मार्शल प्लान, वो ये था कि कम्युनिज्म को रोकना, टू कंटेन कम्युनिज्म। कम्युनिज्म कहाँ पे था, सोवियत में था। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से ये बात कर रहे हैं कि कम्युनिज्म को रोकना और रीबिल्ड ऑफ यूरोप। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप बिल्कुल बहुत बुरी तरह तबाह हो चुका था। तो तब ये मकसद था कि ये $13 मिलियन की जो एड है वो दी जाएगी यूरोप में और उसको वापस रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। अब ये जो चीज़ें थी ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में आती थी। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का ये हिस्सा थी क्या चीज़, कंटेन सोवियत एक्सपेंशन। सोवियत जो एक्सपेंड कर रहा था उसको रोकना, मतलब कि सोवियत जो अपनी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म को स्प्रेड कर रहा था, फैला रहा था, उसको रोका जाए। तो उनके पास दो ही तरीके थे, एक ट्रूमन डॉक्ट्राइन और एक मार्शल प्लान, एड देना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अप्लाई कब हुआ, क्या ये सक्सेसफुल हुआ, इससे कम्युनिज्म रुका? तो देखा जाए तो 2 दफ़ा ये अप्लाई हुआ है। एक दफ़ा टर्किश स्ट्रेट क्राइसिस में, देन ग्रीक सिविल वॉर में। ये अगर इनको ना दी जाती, ट्रूमन डॉक्ट्राइन या मार्शल प्लान जो एड थी ना दी जाती, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता कि ये जो टर्की है और ग्रीक है ये कम्युनिज्म को अडॉप्ट कर लेते। तो समहाउ आपको ये कन्फ्यूजन तो क्लियर हुई होगी कि ये एक सक्सेसफुल स्टेप था इनकी फॉरेन पॉलिसी का। अब इनकी डिटेल क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ आगे। सबसे पहले देखा जाए ट्रूमन डॉक्ट्राइन के अंदर टर्किश स्ट्रेट क्राइसिस को याद रखा जाए। अभी जिस चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो पहले मैं ट्रूमन डॉक्ट्राइन को कर रहा हूँ, मार्शल प्लान को मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अब टर्किश स्ट्रेट क्राइसिस ये था, क्राइसिस तो मेन ये था, ये एक टर्की और सोवियत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। अब स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट होता है जो दो सी जो होते हैं उनको आपस में मिलाता है, जिसको आप चोक कह सकते हैं, ठीक है। तो टर्किश स्ट्रेट, वो जो टर्की के पास स्ट्रेट था, अगर इसको मैप के थ्रू समझा जाए तो ये देख लें, ये है टर्की और यहाँ पे है रशिया। ये क्या है हमारे पास, टर्की का स्ट्रेट, ये टर्की स्ट्रेट है। ये किसको मिलाता है, ब्लैक सी को, ये मेडिटेरेनियन सी के साथ इसको मिलाता है। अब इनका कॉन्फ्लिक्ट ये था कि जो रशिया था वो चाह रहा था कि वो यहाँ से शिपिंग करे, यहाँ से अपना जो भी उसने ट्रेड वगैरह करनी है यहाँ से सामान लेके जाए और यूरोप में एंटर हो जाए मेडिटेरेनियन सी के थ्रू। अब जब वो एंटर हो तो वो टैक्स भी ना दे, मतलब फ्री शिपिंग को, टैक्स भी ना दे और कुछ भी ना करे, यहाँ से सिर्फ एक ट्रेड करे। जबकि जो टर्की है वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर रहा था, वो इस डिक्टेशन को रिजेक्ट कर रहा था, वो इसको यहाँ से अलाउ नहीं कर रहा था जाने के लिए। तो क्या किया कि जो ट्रूमन डॉक्ट्राइन थी वो यहाँ पे अप्लाई हुई। उस ट्रूमन डॉक्ट्राइन के तहत $100 मिलियन की जो एड थी और एक एयरक्राफ्ट वो टर्की को दिया गया। टर्की को देखा जाए तो वो रशिया से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, इसका इन्फ्लुएंस था। जब ये एड दी गई तो टर्की ने क्या किया, इस एड को यूज़ किया अपने डिफेंस के लिए अगेंस्ट सोवियत। इससे ये हुआ कि जो टर्की था समहाउ स्ट्रॉन्ग हुआ और वो कम्युनिज्म के, रशिया के इन्फ्लुएंस में नहीं आया। रशिया में कम्युनिज्म था और कहाँ पे रहा, यूएस की एड थी, यूएस में कैपिटलिज्म था, तो रशिया ने कैपिटलिज्म को
अडॉप्ट किया। तो आपको ये तो समझ लग गई होगी कि कितना इम्पोर्टेंट ये जोक था। अब जो दूसरी दफ़ा ये समहाउ जो था सक्सेसफुल हमारे पास एक मॉडल था। दूसरा मॉडल देखा जाए तो वो था ग्रीक सिविल वॉर। सिविल वॉर ये थी ग्रीक गवर्नमेंट आर्मी की और डेमोक्रेटिक आर्मी ऑफ ग्रीस की, ग्रीस के अंदर ही थे दोनों। अब जो ग्रीक गवर्नमेंट थी इसको बैक कर रहा था यूएस और यूके। इन दोनों के अंदर क्या था? कैपिटलिज्म था, कैपिटलिस्ट थी ये स्टेट्स दोनों। अब जो डेमोक्रेटिक आर्मी ऑफ ग्रीस थी ये थी कम्युनिज्म। तो इन दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट था एक ही स्टेट के अंदर, लेकिन जीत किसकी हुई? कैपिटलिस्ट की, ग्रीक गवर्नमेंट आर्मी की। क्यों? क्योंकि यूएस ने इनको एड दी थी $300 मिलियन की। इससे पहले कितनी एड दी थी? $100 मिलियन की। यहाँ पे कितनी एड दी? $300 मिलियन की टू ग्रीक गवर्नमेंट आर्मी। इससे क्या हुआ? ये लोग जो वॉर थी इनकी ये जीत गए, क्योंकि इनके पास इतनी एबिलिटी, इतनी कैपेबिलिटीज़ आ गई थी, इन्होंने बहुत कुछ परचेज कर लिया था। तो समहाउ ट्रूमन डॉक्ट्राइन दोनों जगह क्या हुई? कामयाब हुई। अब हम देखते हैं मार्शल प्लान को, जो कि 1948 से 1951 तक दिया गया। इसको हम यूरोपियन रिकवरी प्लान भी कह सकते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मकसद था, वो ये था टू रीबिल्ड यूरोप। जो मैंने आपको पहले शॉर्ट समरी बताई थी वही ये कि यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था। तो ये एड देगी ताकि यूरोप जो है वापस रिस्ट्रक्चर हो सके। अब याद रखा जाए ये जो एड दी थी ना, ये वेस्ट यूरोप में दी थी $13 बिलियन। सवाल ये पैदा होता है कि ये वेस्ट यूरोप को ही क्यों देगी? यूएस ने वेस्ट यूरोप को ही क्यों देगी? वो इसलिए कि जो वेस्ट यूरोप था वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट्स थे वहाँ पे जितने भी थे। दूसरा, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा थी। और तीसरा, अगर वेस्ट यूरोप कैपिटलिस्ट को अडॉप्ट कर लेता और कम्युनिज्म को रोकता तो वेस्ट यूरोप के आसपास जितने भी स्टेट्स हैं वो इससे वेस्ट यूरोप से इंस्पायर होकर वो भी कैपिटलिस्ट को ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या हुआ? इससे क्या होगा कि कम्युनिज्म को रोका जा सकेगा, प्रिवेंट कम्युनिज्म। अब वेस्ट यूरोप के अंदर स्टेट्स कितने आ रहे थे जिनको ये एड देगी? वो थे 18 ममालिक। उन 18 ममालिक के अंदर में से देखा जाए जिन पर ये $13 बिलियन लगे, वो कितनी परसेंटेज से लगे? ये सारे वेस्ट यूरोप में लगे, जिनमें से 26% यूके को दिया गया मैक्सिमम, फ्रांस को 18% दिया गया, देन वेस्ट जर्मनी को दिया गया, और बाकी जो अमाउंट बची वो दीगर ममालिक को देगी। लेकिन इन 3 को ज़्यादा देगी क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स थे, मॉडर्नाइजेशन भी यहाँ पे थी और इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था आसपास की स्टेट पर। अब ये जो $13 बिलियन दिए गए इनको, इसके ऊपर यूएस ने एक कंडीशन भी लगा दी। था तो बड़ा तेज़ यूएस। अब वो कंडीशन ये लगाई कि वो जो अमाउंट है वो अमेरिकन गुड ही उन्होंने परचेज़ करने हैं। उन्होंने अगर यूरोप को रिस्ट्रक्चर करना है तो परचेज आइटम कहाँ से परचेज़ करना है? अमेरिकन प्रोडक्ट ही परचेज़ करनी है, परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम अमेरिका। इससे क्या होगा? जब वो अमेरिका से 13 बिलियन लिए, वो 13 बिलियन वापस अमेरिका पे ही लगेंगे। उससे अमेरिका की जो इंडस्ट्री है वो प्रॉस्परस होगी, और जब इंडस्ट्री प्रॉस्परस होगी तो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होंगी, और जब एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगी तो इनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा इन फ्यूचर। 13 बिलियन दिया और लेंगे ज़्यादा, कमाएंगे ज़्यादा। तो इन शॉर्ट इन रिज़ल्ट ये होगा कि यूएस की जो इंडस्ट्री है वो प्रॉस्परस होगी। अब देखा जाए कि इन 13 बिलियन से कितनी अमाउंट ऑन द स्पॉट वापस आई। $3.4 बिलियन जो थे वो रॉ मटेरियल परचेज हुआ यूएस से, इस यूरोप ने परचेज किया। फिर $3.2 बिलियन से फूड एंड फर्टिलाइज़र को परचेज किया गया। $1.9 बिलियन से व्हीकल्स और मशीन परचेज की गई यूएस से,
और 1.6 बिलियन डॉलर से फ्यूल लिया गया और 1.2 बिलियन डॉलर से जो लोन दिया गया था वो वापस यूएस ने लिया। तो ये अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 9 बिलियन डॉलर अमाउंट जो ऑन द स्पॉट वहीं पे वापस आई। जो बाकी और ममालिक थे उनसे भी बहुत सी आई होगी, लेकिन ये 9 मिलियन डॉलर जो थे वो यूएस से इन चीज़ों पे आए थे। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रूमन डॉक्ट्राइन और मार्शल प्लान का मकसद क्या था और ये क्या चीज़ थी। Thank you for watching. I really appreciate your time. Kindly subscribe this channel and press the bell icon for next videos.